हेलो एंड वेलकम टू मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। जल्द चीनी की महंगाई में कड़वाहट घुलने वाली है। चीनी उद्योग के प्रमुख संगठन इस्मा ने सरकार से तत्काल चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने की मांग की है। अभी चीनी का मिनिमम सेलिंग प्राइस 31 रुपये प्रति किलोग्राम है। आपको बता दें कि इस कीमत पर चीनी मिलें चीनी बाजार में बेचती हैं, लेकिन अब इस्मा ने इसे बढ़ाकर 39.14 रुपये प्रति किलो करने की मांग की है। इससे चीनी की खुदरा कीमत 50 रुपये के ऊपर निकल जाएगी। चीनी मिलों का कहना है कि उत्पादन लागत बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण उन्हें घाटा हो रहा है। चीनी मिलों का कहना है कि फरवरी 2019 से चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 31 रुपये प्रति किलो पर स्थिर है। इतने सालों में गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 5 गुना बढ़ गया है। इस्मा ने दावा किया है कि चीनी की कीमत में वृद्धि का उपभोक्ताओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 60% से ज्यादा चीनी का उपयोग उद्योग द्वारा किया जाता है, जो बढ़ी हुई लागत को झेलने में सक्षम है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने उम्मीद जताई है कि फर्जी कॉल और एसएमएस पर लगाम लगाने से जुड़े परामर्श पत्र पर व्यापक चर्चा के बाद जनवरी तक नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्राई टेलीमार्केटिंग कंपनियों के लिए नियामकीय ढांचे से जुड़े परामर्श पत्र को भी तैयार और जारी करेगा। ट्राई ने कहा है कि फर्जी यानी स्पैम कॉल और दुर्भाग्यपूर्ण धोखाधड़ी वाले संदेशों से निपटने के लिए नियामक ने पिछले महीने में जो कदम उठाए हैं वो महत्वपूर्ण है और ये पूरे सिस्टम को साफ सुथरा बनाएंगे। ट्राई ने अगस्त में परामर्श पत्र जारी कर हितधारकों से पूछा था कि क्या एक निश्चित सीमा से ज्यादा कॉल और एसएमएस के लिए ऊंचे शुल्क का प्रावधान रखा जा सकता है। परामर्श पत्र में नियामक ने कहा कि 50 से ज्यादा कॉल करने या प्रतिदिन 50 से ज्यादा एसएमएस भेजने वाले दूरसंचार ग्राहकों की गणना संभावित परेशान कॉलर के रूप में की जानी चाहिए। फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल के साथ कई प्लान की पेशकश करते हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश में पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए इंट्रा स्टेट फ्रेट यानी कि राज्य के भीतर माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की है। इस फैसले से ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम जैसे राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा करीब 8 साल बाद तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलर्स के कमीशन को भी बढ़ाने का ऐलान किया है। पेट्रोल पंप डीलर्स को पेट्रोल पर मिलने वाले कमीशन में 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 44 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। डीलर कमीशन बढ़ने से पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्य के भीतर माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने से उपभोक्ता को लाभ होगा। उदाहरण के तौर पर ओडिशा के मलकानगिरी में कुनालपल्ली और काली मेला में पेट्रोल की कीमत 4.69 रुपये और 4.55 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। वहीं डीजल की कीमत में 4.45 रुपये और 4.32 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पेट्रोल की कीमत 2.29 रुपये और डीजल की कीमत 2.2 रुपये कम हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम में भी कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ जाएगी। इस बार धनतेरस पर आरबीआई ने भी सोने की बड़ी खेप मंगवाई है। आरबीआई सीक्रेट मिशन के तहत बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट में रखे अपने सोने के भंडार में से 102 टन सोना भारत वापस लेकर आया है। आरबीआई और सरकार अपने गोल्ड रिजर्व को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सितंबर अंत तक आरबीआई के पास कुल 855 टन सोना था, जिसमें से 510.5 टन भारत के भीतर सुरक्षित रखा गया था। पिछले एक साल में आरबीआई और सरकार ने वैश्विक जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते 214 टन सोना देश में लाने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि देश के भीतर सोना रखना ज्यादा सुरक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अब 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास सुरक्षित है। सोने के आयात शुल्क में कमी के कारण भारत में सोने की मांग बढ़ गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस साल जुलाई सितंबर तिमाही में सोने की मांग 18% बढ़कर 248.3 टन पहुंच गई है। साल 2023 की जुलाई सितंबर तिमाही में सोने की कुल मांग 210.2 टन थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है कि सोने की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं, इसलिए निवेशकों में कीमतों में गिरावट का इंतजार करने का ट्रेंड बढ़ सकता है। इस पूरे साल की मांग 700 से 750 टन के दायरे में रहने की संभावना है, जो पिछले साल से थोड़ी कम है। शादियों के कारण सोने की कुल मांग बढ़ने की भी संभावना है। भारत की सोने की मांग 2023 में 761 टन रही थी।
पंजाब एंड सिंध बैंक ने कुछ एफडी पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही बैंक ने सीमित अवधि के लिए स्पेशल टेन्योर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम भी लॉन्च की है। रिवीजन के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल वाली अवधि वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 4 से लेकर 7.45% तक ब्याज की दर पेशकश कर रहा है। 555 दिन वाली नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर सबसे ज्यादा 7.5% की ब्याज दर आपको मिलेगी। सीनियर सिटीजन को 3 करोड़ रुपए तक की एफडी पर सामान्य ग्राहकों की तुलना में आधा % ज्यादा ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 555 दिन वाली नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर 8% की ऊंची दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 2 साल बाद आरबीआई अब वो कदम उठा सकता है जिसका पूरे देश को इंतजार है। रॉयटर्स पोल में शामिल अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सुस्ती पड़ी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए भारत का केंद्रीय बैंक दिसंबर में नीतिगत दर में 1/4% की कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो जाएगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सितंबर में महंगाई दर बढ़कर 5.49% पर पहुंच गई, लेकिन इस तिमाही में इसके नरम पड़कर 4.9% होने और जनवरी मार्च तिमाही में 4.6% होने के अनुमान है। इससे रिजर्व बैंक को पॉलिसी नरम करने का अवसर मिलेगा। आरबीआई ने 2019 से रेपो दर को स्थिर रखा हुआ है। अमेरिका और यूरोप के केंद्रीय बैंक पहले ही ब्याज दरों को घटा चुके हैं। ऐसे में अब आरबीआई के भी इस दिशा में कदम उठाने की पूरी संभावना है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी का कहना है कि 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों की बिक्री घटना चिंता का विषय है। एक समय कुल बिक्री में इन कारों की हिस्सेदारी 80% होती थी, लेकिन अब ये लगातार घट रही है। कंपनी ने कहा कि इसका कारण लोगों के पास खर्च योग्य आय कम होना है। त्योहार पर अनुमान से ज्यादा बिक्री होने से डीलर्स की इन्वेंट्री घट रही है। इस वजह से आगे चलकर डीलर्स डिस्काउंट कम करेंगे। और मारुति सुजुकी ने यह भी कहा कि उनकी पहली ईवी कार जून 2024 में लॉन्च हो सकती है। यूरोपीय संघ ने चीन से आयात किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क लगाने की घोषणा की है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार गतिरोध का हल नहीं निकल पाने के बाद ईवी के आयात पर शुल्क लगाने का फैसला किया गया है। ये फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। चीन सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी ने यूरोपीय बाजारों की प्रतिस्पर्धी क्षमता पर बुरा असर डाला है। अपेक्षाकृत कम दाम वाले आयातित ईवी के मुकाबले यूरोपीय देशों में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन महंगे पड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चीन और यूरोपीय संघ के बीच ईवी सब्सिडी का मुद्दा पिछले कुछ समय से एक प्रमुख गतिरोध बना हुआ है। इसके समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। जीएसटी को रिटर्न को लेकर अगले साल की शुरुआत से नियम में बदलाव होने वाले हैं। इसके तहत 2025 की शुरुआत से जीएसटी करदाता मूल रूप से रिटर्न फाइल करने की तय तारीख से 3 साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी नेटवर्क ने बताया है कि जीएसटी बिक्री रिटर्न के अलावा देनदारी के भुगतान, वार्षिक रिटर्न और स्रोत पर कर संग्रह से संबंधित रिटर्न पर नया नियम लागू होगा। यह बदलाव अगले साल की शुरुआत से जीएसटी पोर्टल में लागू होंगे। इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि वो अपने रिकॉर्ड का मिलान कर लें और अभी तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है तो जितनी जल्दी हो सके उसे भर दें। इस कदम से उन करदाताओं के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं जिन्होंने रिटर्न भरा ही नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकृत कुल ग्राहक खातों की संख्या 20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जो 8 महीने पहले 16.9 करोड़ थी। ये वृद्धि भारत की विकास गाथा में निवेशकों के मजबूत भरोसे को दिखाती है। मोबाइल ट्रेडिंग ऐप को व्यापक रूप से अपनाए जाने और निवेशकों की बढ़ती जागरूकता, सरकार के डिजिटल पहल के समर्थन ने बाजार तक पहुंच को प्रभावी रूप से आसान बनाया है। इससे विशेष रूप से दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के शहरों के निवेशकों को लाभ हुआ है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र 3.6 करोड़ खातों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2.2 करोड़, गुजरात में 1.8 करोड़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 1.2 करोड़ खाते हैं। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी सेवाएं देने वाली कंपनी सेजुलिटी इंडिया लिमिटेड 2107 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 28 से 30 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने कहा है कि आईपीओ की बिक्री 5 नवंबर से शुरू होगी और 7 नवंबर को बंद होगी। बेंगलुरु स्थित सेजुलिटी इंडिया का प्रस्ताव आईपीओ की पूरी तरह से बिक्री पेशकश पर आधारित होगा। आईपीओ की पूरी तरह से बिक्री पेशकश पर आधारित होने से कंपनी को इससे कोई आय नहीं होगी और पूरी राशि प्रोमोटर्स और मौजूदा शेयरधारकों को मिलेगी। तो ये थी आज की मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात।
पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली।